सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के स्पेशल एपिसोड में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं, पर इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शीहा का सामना उस बैटलफील्ड में काफी सारे लोगों से हो जाता है जिन्हें मारकर वो मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा था। इस दौरान वो एक फॉर्मेशन मास्टर को मार देता है, जिसके चलते जो अनडाइंग इमोर्टल्स को यहाँ पे समन करने वाला जो फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा आता है जो कि फॉरेन रेलम का एक ड्रैगन स्लेयर है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर शीहा के सामने काफी सारे अपने बंदों को छोड़ देता है, लेकिन शीहा उन सभी को चुन चुन के मारता है। और फिर ये देखकर उस ड्रैगन स्लेयर को काफी गुस्सा आता है, तो वो शीहा के ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर डीमन हंटर आते साथ ही उसको अच्छा खासा सबक सिखाता है। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते साथ ही वो ब्लड फ्लावर को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन विलो लीफ की मदद से शीहा उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से काफी सारे फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। ये देखते साथ ही जो ड्रैगन स्लेयर था वो अपने सारे लोगों की पावर का यूज करते हुए जो अनडाइंग फॉर्मेशन था उसे वापस से रिवाइव करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर हमारे अनडाइंग इमोर्टल्स आकर ही इन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर इंपीरियल पास का जो बैटलफील्ड वाला एरिया है उसके बिल्कुल ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैंग त्यानजिन जो इमोर्टल है ना मेरे रियलम्स के, जो कि आज यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे इस रियलम को नामो निशान मिटाने के लिए उतर रहे हैं। बहुत जल्द अगली बारी तुम्हारी भी होगी, पर सच कहूँ मुझे ना बड़ा अफसोस होता है कि तुम्हारे जैसा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले बंदे को मुझे निपटाना पड़ेगा। सच में कितनी गलत बात है कि तुम्हारे जैसा टैलेंट ऐसे ही मर के जाया होने वाला है। तभी यहाँ पे हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि फॉरेन रियलम से बिलोंग करता है, जिसने की घूंघट ओढ़ के रखा हुआ था, और वो कहने लगता है आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें मरना नहीं चाहता, तुम्हारे जैसे टैलेंट को मैं जाया नहीं करना चाहता, तो आखिर तुम खुद को हमारे हवाले चुपचाप सौंप क्यों नहीं देते? आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे साथ ये मैं मेरा रियलम वाला खेल खेल के बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रियलम आज नहीं तो कल तबाह हो जाएगा, तो आखिर क्यों इस रियलम को बचाने के लिए लगे हुए हो? तुम हमारे साथ आ जाओ, फिर तो तुम भी एक इमोर्टल बन जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर वही मौजूद थे जो कि ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, और बस इसकी बकवास को सुनकर वो एंड में कह उठते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे इन बुरी करतूतों में शामिल होने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। रही बात मेरे रियलम और मेरे लोगों को मारने की, तो मैं पहले ही साफ क्लियर कर दूं कि जब तक मैं जिंदा और सही सलामत यहाँ पे खड़ा हूँ तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कान खोल के सुन लो, मेरे रहते तुम मेरे रियलम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते हुए वो भी अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी ये सारी बात दूर मौजूद वहाँ पे वो जो फॉरेन रियलम का जो एल्डर मौजूद था वो खड़ा होकर सुन रहा था, और जिसके हाथ में वही ट्रेजर मौजूद था, और वो कहता है कि हाँ उड़ लो जितना उड़ना है, जब मैं तुम्हें यहाँ पर एक सिंगल स्ट्राइक से मिटा दूंगा ना, बिल्कुल ऐसे अपनी उंगली तरह से मसल के रख दूंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ थे। पर यार मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, कब तक इन बूढ़ी हड्डियों के साथ ऐसे जूझते रहोगे? हाँ, थोड़ा तो खुद को आराम दो। तुम्हारा मन नहीं करता कि मस्त एकदम ऐसे फ्री होके बिल्कुल बैठा रहूं और अपने बुढ़ापे की जिंदगी को एंजॉय करूं? ये कब तक तुम अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ ऐसे अधमरे लंगड़े लूले से जो कल्टीवेटर से इन्हें ट्रेन करते रहोगे? देखो रियलम की बात अलग है, ठीक है, बट जेन्युइनली मुझे ना तुम्हें देखकर बड़ा तरस आता है। ऐसी उम्र में भी तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है ना? तुम्हें मौका दिया अच्छे से अपनी बची कुची जिंदगी बिताने का, खूब लड़ लिए तुम, अब थोड़ा यार एंजॉय करो। बाकी अगर तुम्हें नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी, बाद में मुझे दोष मत देना। ये कहते हुए वो अब तेजी से यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर भी अपनी फुल स्पीड के साथ इसके तरफ दौड़ने लगते हैं। दोनों जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, और ये उसी बैटलफील्ड के ऊपर का सीन है। और यहाँ पे जो एक्सप्लोजन से इम्पैक्ट रिलीज होता है ना, नीचे मौजूद सभी लोग उसे देख पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तो नीचे अलग ही खेल चल रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन था उसके आसपास काफी सारे जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे फॉरेन रियलम के, वो सभी लोग एक सुर में यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग एंशिएंट लैंग्वेज में कह रहे थे कि लॉर्ड इमोर्टल प्लीज हेवन अबिस को पार करते हुए प्लीज इस दुनिया में आ जाइए, इस दुनिया में आकर हमें रोशन कीजिए, प्लीज यहाँ पे आ जाइए और आकर इस रियलम के जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सभी को स्लॉटर कीजिए। अब तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से एक तेज एनर्जी रिलीज होती है, जो कि यहाँ पर सीधे हमारे रियलम के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनसे टकराना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे हम उसी नाइट को देखते हैं जहाँ पर सबसे पहले वो आगे था, जो कि इस फॉर्मेशन की पावर को फील कर पा रहा था, और वो कहने लगता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा एरे है जो कि हेवन एंड अर्थ के लॉ को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की ताकत को अपने अंदर समेटे हुए है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते
देखते हैं कि अचानक से ये एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और तभी यहाँ पर हेवन डिवोरिंग अरे से एक मैरियड बीस्ट भी बाहर आता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर स्लॉटर करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लिटरली इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जो डिफेंसिव रियलम था वो भी इनके काम नहीं आता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़े से जायंट फिगर को दिखाया जाता है जिसका नाम केमिन है, जो कि एक इमॉर्टल वैनगार्ड है, जो कि यहाँ पर किसी दानव की तरह जोर जोर से मुंह फाड़ के हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। हाँ बहुत अच्छे, फाइनली किसी ने तो हमें बुलाया, किसी ने तो हमें जगाया और अब इतने बरसों की प्यास और भूख को आज हम यहाँ इनके खून से मिटाएंगे। यहाँ पर लिटरली एक इमॉर्टल आ चुका था जिसे देखते साथ ही जो कमजोर दिल वाले थे ना, जिनकी विल पावर भी काफी ज्यादा कमजोर थी, वो लोग तो ऑन द स्पॉट ही यहाँ पे पीछे हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो कैप्टन थे यानी कि जो हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स के जो सोल्जर्स थे उन्हें लीड कर रहे थे वही डिवाइन नाइट, वो यहाँ पर सभी से कहने लगते हैं कि कोई भी हार नहीं मानेगा, कोई भी नहीं डरेगा, सभी लोग यहाँ पर डट के खड़े रहेंगे और फॉर्मेशन को कास्ट करना सबके सब शुरू कर दो। यहाँ पे वो बेसिकली सबके मनोबल को जगाने की कोशिश कर रहा था और कहने लगता है कि हम लोग आज यहाँ पर अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। तो क्या हुआ अगर हमारे सामने एक इमॉर्टल आ गया है? आज हम यहाँ पर खड़े हैं ताकि हमारे पीछे जो हमारा 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स है वहाँ पे जो मासूम लोग हैं वो लोग सुकून की नींद सो पाए। हम यहाँ पर डरने के लिए नहीं आए, हम वो सोल्जर है जो कि ये मान के आए थे कि यहाँ से हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे और इस पास को गार्ड करते हुए ही हम अपनी आखिरी सांस लेंगे। ये कहते हुए वो चिल्लाता है, सभी में जोश भर देता है और कहने लगता है कि सभी लोग एकजुट हो जाओ कि हम सभी लोग आज हमारे रियलम के लिए मरते दम तक फाइट करते रहेंगे। जब तक तुम्हारे अंदर एक उंगली हिलाने का भी दम रहे ना तो उस उंगली से भी तुम्हें लड़ना होगा और कुछ नहीं तो तुम्हें उन्हें उंगली ही करनी होगी। अगर तुम्हारा बल इनके आगे काम नहीं करा तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, वो काम नहीं आ रहा तो तुम्हें अपनी जुबान से इनसे जंग लड़नी होगी। और याद रखना हम अगर यहाँ से जिंदा वापस गए ना तो ये हमारे लिए शर्मनाक होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग लड़ते हुए यहीं पे मारे जाएं। दो पैरों पे चलकर घर वापस जाने से अच्छा है इज्जत के साथ यहाँ पे मारे जाए और हमारे लोग अपने कंधों पे उठाकर हमें हमारे घर तक ले जाएं। यहाँ पे शिवा उसकी बातें सुनकर एक बात तो समझ चुका है कि ये लाख कोशिश कर ले लेकिन पहली ही बैटल में एक अनडाइंग इमॉर्टल का ऐसे आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। इससे साबित होता है कि हमारे और जो फॉर्मल रियलम के बीच का जो कल्टीवेशन और पावर का जो गैप है ना वो पाप लेवल पे है। पर तभी शियाओ यहाँ पे एक लंबी सांस लेता और कहने लगता है कि पर बाकियों का मुझे नहीं पता लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं होने दे सकता। अगर ये ऐसे ही सब कुछ रहा तो हमारा अंत निश्चित है और मैं तो फ्यूचर को बदलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं तो हर पॉसिबिलिटीज को सोच के यहाँ पे आया हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये कहते हुए शियाओ लड़ाई के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। अब यहाँ पर हम उसी इमॉर्टल को देखते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे जो त्यानियन रियलम होता है उसे टारगेट करता है क्योंकि वो जानता है कि यही वो चीज है जो कि जो फॉरेन रियलम के इमॉर्टल्स है उन्हें यहाँ पर आने से रोक रहा है और ये इन लोगों की किसी बैकबोन की तरह सदियों से काम करता हुआ आ रहा है। तो वो यहाँ पर अपना हाथ उठाता है, सीधा इसी त्यानियन रियलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ा देता है और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तभी हम त्यानियन रियलम के अंदर कुछ हलचल होता हुआ देखते हैं और तभी त्यानियन रियलम के अंदर से काफी सारे जो चेन्स है वो बाहर आना शुरू कर देती है जो कि यहाँ पर पर्पल बीड से कवर थी, जो कि यहाँ पर तेजी से आते साथ ही सीधा उसके हाथ से टकराती है और यहाँ पर ये जो इमॉर्टल का हाथ था ना जैसे ही वो उसे टकराता है ना उसे ऐसे 440 वोल्ट के झटके लगते हैं और भाई डर के मारे ये अपना हाथ दूर हवा में झटक लेता है और यहाँ पे उसकी ये जो जाइंट सी मैसिव सी बॉडी थी ये काफी कदम पीछे जाके खड़ी हो जाती है और वो हाफते काफते कहने लगता है कि डैम इट, ये बैरियर इसको तो मैं खत्म करके रहूंगा और अगर आज मेरी जान जाती है ना तो भी मैं इसको मिटा के रहूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे तू मुझे रोकेगा? दूसरा बैरियर मुझे रोकेगा? तेरी इतनी वजह? भाई साहब निकालता है ये बड़ा सा कुल्हाड़ा और हवा में इसको उठा देता है और यहाँ इसकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है सारी की सारी उस कुल्हाड़े में डालते हुए चला के वो मारता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके सारे वॉइड को चीरते हुए सीधा उस त्यानियन रियलम से ये जा टकराता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। वो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होती है कि आसपास अगर ठीक ठाक कल्टीवेटर ना होते जो कि इस इम्पैक्ट को रोकने में लगे हुए थे तो वो लोग कब मारे जा चुके होते। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो त्यानियन डिफेंसिव रियलम था ये ऐसे ही मार खा के शांत रहेगा। हाँ बच्चा समझ रखा है ना बेटा ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी घुमा के एक अटैक करता है जो कि सीधा इस इमॉर्टल के पेट से जा टकराता है जिसके चलते इसकी बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके चलते आसपास की जितनी भी चीजें थी वो ऑन द स्पॉट वहीं पे कोलैप्स कर जाती है, इंक्लूडिंग वो जाइंट सा जो इमॉर्टल को समन करने वाला फॉर्मेशन था। अचानक से ये भी ठंडा पड़ जाता है। यह नजारा देखकर शियाओ खुद
खुद भी काफी ज्यादा शौक था। और यहाँ पे हम फॉरेन रियलम के उसी एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर ग्रैंड एल्डर से ऊपर हवा में लड़ने में बिजी था। जब वो अपने उस आर्टिफैक्ट को देखता है ना तो इससे भी यकीन नहीं होता और वो कहने लगता है कि क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। अब हम देखते हैं कि वो वापस से इसका यूज करना शुरू कर देता है क्योंकि इनके पास इमोटल्स की कमी थोड़ी है। लेकिन तब तक नीचे हम देखते हैं कि ऑलरेडी बैकअप देने के लिए फॉरेन रियलम से दूसरा कल्टीवेटर आ चुका था जहाँ पे स्पेस में बहुत सारे रिपल्स अपीयर होते हैं और तभी एक जोरदार क्रैक के साथ यहाँ पे एक जाइंट सा पर्पल कलर का स्कल बाहर आता है जिसके अंदर इनका एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद था जिसका नाम किंग वू है। और जिसके आते साथ यहाँ पर माहौल एकदम गर्माना शुरू कर देता है। जो फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर थे जो लिटरली यहाँ पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे, अचानक से इन सब में जोश आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि फाइनली हेवनली किंग वू आ चुके हैं, हेवनली किंग वू आ चुके हैं गाइस। और सभी लोग ना ऐसे चीयर कर रहे थे, किंग वू किंग वू। नहीं है मेरी बात पे यकीन, जाके ओरिजिनल एपिसोड देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे थे वो। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका एक तगड़ा वाला बंदा आ चुका था और इसके आते साथ ही इसके पीछे का वो जो क्रैक है वो सडनली ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। मुझे लगा था यार कोई फौज वॉज आएगी। अब यहाँ पे हमें ये जो वू फेंग है इसके बारे में थोड़ी चीजें बताई जाती है। हाँ जी, इसका ओरिजिनल नाम वू फेंग है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बंदा असल में इमॉर्टल की मिन्स का बहुत ही ज्यादा रेयर और उसके जितने भी पर्सनल डिसाइपल्स हैं उन सभी में सबसे टॉप रैंकिंग पे आने वाला डिसाइपल है और जो कि वॉइड दाओ रियलम पे है। टाइटल तो बड़ा है लेकिन देखते हैं कि शीहाओ के आगे ये कितने सेकंड तक टिक पाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आते साथ ही ऐसे मतलब छाती चौड़ी करके अपने मास्टर की शान में उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है कि मेरा इमॉर्टल मास्टर की मिन, उन्होंने मुझे खास तौर पे ऑर्डर दिया और मैं अपने मास्टर के दिए गए ऑर्डर के चलते ही यहाँ पर इन कीड़ों के साथ लड़ने के लिए आ गया। साथ ही मैं यहाँ पर द ग्रेट अनलर्न और जो यूताऊ है, हमारे ये जो दो एंशिएंट इमॉर्टल्स हैं, इनके फरमान को भी तुम सभी के सामने जाहिर करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ये लोग जैसे ही दो एंशिएंट इमॉर्टल का नाम सुनते हैं तो सब के सब यहाँ पे उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इस दौरान ये बंदा अपने हाथों को ऊपर उठाता है और यहाँ पर अपने पावर्स को गैदर करते हुए एक बहुत बड़े से पोर्टल को भी बनाने लगता है। और यहाँ पर जैसे ये नजारा बाकी सब देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और तभी सभी लोग यहाँ पर और ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर दो एंसेस्टर के दिए गए फरमान का वेलकम करते हैं। सभी लोग एक सुर में ये बात रट्टा लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इनका जो जनरल था वो भी यहाँ पे उसके सामने घुटने के बल आ जाता है और हाथों को जोड़ते हुए कहने लगता है कि हेवनली किंग वो, आपके यहाँ आने से हम काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और काफी ज्यादा पॉजिटिव भी, लेकिन हमारे जो इमॉर्टल कीमून है उनके सामने जाने की हमारी औकात नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज प्लीज हम सब की तरफ से उन्हें ग्रीट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा यानी कि वू फेंग वो अपना काम करके जाने वाला होता है। बेसिकली वो यहाँ पर अपनी पावर्स को गैदर करते हुए एक पोर्टल को बना देता है जिसके चलते उसके अंदर से एक जाइंट सा स्कल बाहर आता है जो कि 9 हेवेंस का ट्रू इमॉर्टल स्कल है जिसे कि समनिंग अल्टर भी कहा जाता है। अब गाइस अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए ना, ये जो शीहाओ जिस भी आर्क में इस वक्त ट्रैवल कर रहा है और 9 हेवन एंड 10 अर्थ और जो फॉरेन रियलम के जो कल्टीवेटर्स हैं और इनके साथ जो एंशिएंट बैटल का जो भी किस्सा कहानी रहा है, अगर तुम वो सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हारे दिमाग की ऐसी पत्ती गुल हो चुकी है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें छोटा सा रिकैप मिल जाए जिसके चलते तुम 100 से 150 एपिसोड का ऐसे क्विक रिकैप देख के परफेक्ट वर्ल्ड की ये स्टोरी जो फिलहाल के लिए सर के ऊपर से जा रही है, इसे अगर और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना। तो मैं तुम लोगों के लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगी कि हमारा ये जो डोरा द एक्सप्लोरर है दूंगा का यानी कि शीहाओ, जो कि हर दूसरे नए एपिसोड में अलग अलग जगह जाता रहता है, आखिर इसका मोटिव क्या है और अब तक जो स्टोरी चलती आ रही है कहाँ से लिंक्ड है, ये सब कुछ तुम्हें उस सेपरेट वीडियो के जरिए से पता चल जाएगा। तो अगर तुम्हें जाना है तो कमेंट में दबा के यस जरूर लिखना। ओके, सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये जो समनिंग अल्टर यानी कि जो एक पर्पल कलर का जाइंट सा स्कल है, जैसे ये यहाँ पे आता है ना भाई साहब, इसकी जो टेरिफाइंग ऑरा दूर दूर से लोग इसे फील कर पा रहे थे कि तभी वो फेंग इसके करीब जाता है। इसके हाथों में अपने मास्टर की दी गई थोड़ी सी सोल एनर्जी होती है जिसके जरिए से ही यहाँ पर वो इस स्कल को कम्प्लीटली एक्टिवेट कर पाएगा। तो वो उसे ले जाते हुए सीधा इसके सामने से थ्रो कर देता है और जिसके चलते यहाँ पे ये स्कल कम्प्लीटली ग्लो करने लगता है। इसकी दो आंखें भी ग्लो करती है और धीरे धीरे करके स्कल के अंदर जो भी ऑरा थी वो यहाँ पर डिसॉल्व होते साथ ही उसके ऊपर मौजूद वो जो एंशिएंट एंसेस्टर जो था ना इनका, उसकी जो सोल की पावर थी वो धीरे धीरे करके स्कल की पूरी पावर को अब अंदर से डिसॉल्व करते हुए अपने अंदर इसे समा लेती है, जिसके चलते यहाँ पर एनलैन और यूटू का एक बहुत बड़ा सा फरमाननामा आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ा था। और धीरे धीरे जैसे ये खुलता जाता है इसके अंदर जो भी फरमान थे जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में लिखे गए थे, धीरे धीरे करके ये फ्लोट करते हुए बाहर आने लगते हैं। चिंता मत करो, मुझे एंशिएंट लैंग्वेज आती है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एंशिएंट टेक्स्ट थे ये धीरे धीरे करके एक वॉर्टेक्स का फॉर्म लेने लगते हैं एंड देन सडनली यहाँ पर एक ह्यूज सा जो डिवाइन फिगर है वो हमें दिखाई
दिखाया जाता है। और ऐसे ही एक और यहाँ पे फिगर हमें दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था, जिनमें से एक रेड कलर की बहुत बड़ी सी डिवाइन आई थी। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बेसिकली ये जो यूताऊ है और दूसरा जो एनलैन है, ये इनका ही एक इल्यूजनरी फिगर है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही उस फरमान को सबके सामने एंशिएंट लैंग्वेज में सुनाना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि कोई राग मल्हार को यहाँ पे आलाप कर रहा था और ऐसे धुन लगाता है ना कि मैं क्या ही बोलूं। अब यहाँ पे सबको तो ये राग नहीं आता ना, तो यहाँ पे हमें एक बंदा बताता है ट्रांसलेट करते हुए कि यहाँ पर जो हमारे जो एंसेस्टर है, एंशिएंट एंसेस्टर है, जो यहाँ पे वो एंशिएंट टेक्स्ट में बात करें कि बेसिकली ग्रेट दाओ है, यानी कि हमारे एंशिएंट एंसेस्टर की जो वर्ड्स है वो ऐसा साउंड है जो कि ग्रेट दाओ का साउंड कहा जाता है। और अगर तुम बेवकूफों के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही तो एटलीस्ट चुपचाप इनके सामने नील डाउन हो जाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, नहीं तो 3 सांसों के अंदर जो भी मेरे सामने नील डाउन होता हुआ मुझे नजर नहीं आएगा, मैं उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा, फिर चाहे वो मेरे अपने रियलम के लोग ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे जो फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स थे वो तो ऑलरेडी भाई वहाँ लेट जाते हैं, झुकना तो दूर की बात है, लेकिन हमारे जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो लोग थे वो यहाँ पे रेजिस्ट करते रहते हैं। अब शीहाओ को दाओ की जो साउंड है उसकी भाषा थोड़ी आती थी, जिसके चलते वो समझ जाता है इसका ट्रू मीनिंग। तो यहाँ पर जितने लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था शीहाओ उनके अगेंस्ट, यहाँ पर एक शील्ड को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो लोग घुटनों के बल आने लगते हैं, उन्हें आता हुआ देख कर जो अपने कैप्टन थे यानी कि वही डिवाइन राइट, वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग को हो क्या गया है, आखिर तुम इनके सामने कैसे झुक सकते हो, अपनी हिम्मत मत हारो, चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि 9 हेवन एंड 10 अर्थ की जो स्पाइन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो इतनी कमजोर नहीं कि अपने दुश्मन के आगे बस चंद सेकंड की जिंदगी के लिए ऐसे झुक जाए। मत भूलो कि आज हम इन्हें स्ले करने के लिए आए हैं, हमारे जानी दुश्मन है, आज से नहीं एंशिएंट टाइम से, तो आखिर तुम लोग इनके सामने कैसे झुक सकते हो। अब बेचारे ये क्या करते यार, उस एल्डर ने सही कहा था, लूले लंगड़े हैं सारे, बेचारे ने बस जरा सा जोश दिखाकर पकड़ के यहाँ पे ले आए। पर शायद जैसे भी हो यार, अपने मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो लोग जैसे तैसे कोशिश करके खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, जो देखते साथ ही ग्रैंड एल्डर से रहा नहीं जाता। वो इमीडिएटली 10 रियलम डायग्राम को पूरी तरीके से इमर्ज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करते हैं धीरे धीरे करके यहाँ पर 10 रियलम डायग्राम अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर यहाँ पे उसे कहने लगता है कि हमारे रियलम को प्रोटेक्ट करो और जितने भी ये डिस्ट्रक्टिव ऑरा है इसे सप्रेस करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इनका दूसरा एंसेस्टर था यानी कि वही यूताओ, यहाँ पर उसकी वो जो डिवाइन आई थी ना, उसके अंदर से काफी अमाउंट में डिस्ट्रक्टिव ऑरा बाहर निकलने लगती है, जो कि यहाँ पर ये जो 10 रियलम डायग्राम के जो बड़े बड़े यहाँ पे माउंटेन्स थे, जो कि बेसिकली यहाँ पर डट के खड़े थे ताकि यहाँ पर अपने रियलम को बचा सके, यहाँ पर उनके ऊपर बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट पड़ रहा था। अब ग्रैंड एल्डर भी इनकी थोड़ी बहुत भाषा को समझ पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तभी शीहाओ अपीयर हो जाता है और यहाँ पे शीहाओ थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का समझ पाता है, और अब तक की सारी समझ लगा कि वो उनका फुल ट्रांसलेशन अभी तक समझ नहीं पाया। यहाँ पे वो आते साथ ही ग्रैंड एल्डर से पूछने लगता है कि ग्रैंड एल्डर क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या आपको इनकी लैंग्वेज कम्प्लीटली समझ आ रही है। जिस पे ग्रैंड एल्डर बताने लगता है कि मेरी उम्र हो रही है और मैं फिलहाल के लिए अपनी करंट की कल्टीवेशन के हिसाब से बस कुछ हिस्सा ही इसका ट्रांसलेट कर पाया हूँ और उसे समझ पाया हूँ, और जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से ये लोग बहुत बड़ी प्लानिंग करके यहाँ आए हैं। फिलहाल के लिए वो लोग हेवेंस के पावर और जो हेवेंस कर्मा है वो हेवन एविस के साथ इन सभी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज पर सवाल उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये दोनों फॉरेन इमोर्टल जाइंट्स हैं और जिनकी ताकत बहुत ही ज्यादा अजीम है, लेकिन मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इनकी जो ताकत है, इनकी कल्टीवेशन लेवल इतने ज्यादा प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच जाएगी, यानी कि ये इतने ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं कि खुद से ही ग्रेट दाओ को कन्फ्रंट कर सकते हैं। यहाँ पर तभी एल्डर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि आगे का नजारा जो कुछ भी वो इनकी बात से फील कर पाए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शीहाओ को इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए। तभी यहाँ पर एक तेज एनर्जी रिलीज होती है जो कि आसमानों में जाते साथ ही एक बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को क्रिएट करने लगती है, और जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा मैनिफेस्टेशन बाहर आने लगता है, और जो कि असल में वर्ल्ड सोरिंग स्वॉर्ड है, जो कि हेवन अबिस का जो दाओ लॉ है उसकी मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जाइंट सी वर्ल्ड सोरिंग स्वॉर्ड है ये तेजी से इनकी तरफ चार्ज करती है, और जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था, और जैसे जैसे ये स्वॉर्ड आगे बढ़ती है वापस से हमें वही एंशिएंट फॉर्जन लैंग्वेज सुनाई जाती है, वही राग अलापने लगते हैं ये लोग, जिससे कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी सुन लेते हैं, और तभी वो कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये लोग हमारे इस रियल में 9 हेवन एंड 10 अर्थ में इसलिए भी एंटर होना चाहते हैं ताकि ये लोग उस सुप्रीम ट्रेजर्स को भी हासिल कर पाएं। और समझ नहीं आ रहा क्यों आखिर वो लोग इसी रियल में इस ट्रेजर को लेने आए हैं। जिसके बाद वो शीहाओ से कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें हर हाल में हेवन अबिस को क्रॉस करके यहाँ पे आना ही होगा, और शायद तब जाकर ही वो लोग उस ट्रेजर को हासिल कर पाएंगे। इस दौरान ये स्वॉर्ड भी काफी तेजी से इनकी ओर चार्ज कर रहा था। अभी वो स्वॉर्ड हवा में और जोर से उठने लगता है और यहाँ पे एक तगड़ा वाला स्ट्राइक करने ही वाला था कि तभी शीहाओ यहाँ पे कहने लगता है कि क्या सुप्रीम ट्रेजर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंपीरियल पास के पास कोई ऐसा
ऐसी चीज है जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ पे आए हैं और जैसा कि ये लोग सुप्रीम ट्रेजर कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लॉस्ट वर्ड थी वो यहाँ पे तेजी से इन सारे जो दो एंशिएंट इमॉर्टल्स आए हुए थे इनकी तरफ चार्ज करता है, क्योंकि ये लोग एबिस के लॉ को तोड़ते हुए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा था वो वापस से एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है और तभी अपनी आंख से अटैक करता है, जिसके चलते वो स्वॉर्ड जैसे इससे कोलाइड करती है। यहाँ पे एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और यहाँ 10 रियलम डायग्राम जो कि अब तक इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, जैसे ही वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय होती है उसके इम्पैक्ट से ये डायग्राम भी पूरी तरीके से हट जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो फैंग था उसे भी इसका इम्पैक्ट तगड़ा वाला फील हो रहा था, लेकिन तब यहाँ पर इनका जो कमांडर था वो वापस से हमारे रियलम के लोगों से कहने लगता है कि अभी भी मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ, अभी के अभी इसी वक्त हमारे सामने झुक जाओ, इस ट्रेजर के आगे, इस फरमान के आगे झुक जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे रियलम को खून में नहला देंगे। ये सुनकर शी हाकी सटक जाती है और उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट आता है, लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं रुकता। वो यहाँ पर कहने लगता है कि अभी के अभी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस तुम्हारे पास 3 सांसों जितना टाइम है। लेकिन तभी यहाँ पर इन सब की तरफ काफी सारे तीर भी चलने लगते हैं और यहाँ हम हमारे डीमन हंटर को देखते हैं जो कि 9 हेवन 10 अर्थ से बिलोंग करते हैं, वही बंदा जिसने की शी हाउ की जान बचाई थी। और यहाँ पर वो अपने तीरों का शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो सुप्रीम ट्रेजर क्या है, लेकिन वो जो कुछ भी है वो हमारी इस रियलम से बिलोंग करती है और हम हमारे रियलम का एक पत्थर भी तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तो ये सुप्रीम ट्रेजर तो बहुत दूर की बात है, अगर दम है तो हमसे छीन के ले जाओ, वरना हम अपनी मर्जी से तो तुम्हें कभी नहीं देने वाले। तभी यहाँ पे स्पेस पे रिपल होने लगता है और यहाँ पर एक टेरिफाइंग सी फोर्स आने लगती है और वो क्या है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, बट अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट कल ही देखना है तो इस वीडियो पे 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स जल्द से जल्द पूरे कर दो ताकि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। और हाँ, अगर सेपरेट वीडियो तुम्हें चाहिए परफेक्ट वर्ल्ड के ऊपर तो इस वीडियो पे दबा के ये जरूर लिखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कर दो यार लाइक। हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर के इतने ज्यादा क्लोज हैं, सब्सक्राइब बटन फ्री है यार, कर दो ताकि तुम्हें इस चैनल पे फटाफट से Q&A वीडियो भी देखने को मिल जाए। आई होप कि तुम सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।